हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका बेसिक लेवल है, ये इसका पहला वीडियो है। इसके बाद भी हम इसके और लेवल्स भी देखेंगे। तो चलिए आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिक लेवल के। स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे फॉर्मूलर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हमें आता है ये टॉपिक ये नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रिक वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ ई। एक वायर है, मान लो ये वायर है और ये एक बैटरी या सेल कह लो जिसका ईएमएफ ई दिया हुआ है। ठीक है, ईएमएफ ई दिया है, कनेक्ट है। The current I is measured by an ammeter of resistance R। तो सिंपल सी कहानी है, आपने क्या पढ़ा है कि V is directly proportional to I according to Ohm's law, यही पढ़ा है। और V is equal to क्या हो जाता है, I इंटू में R, R होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहां पे भी ईएमएफ क्या है, ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ई है और करंट आई फ्लो कर रही है। तो अपने को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रिलेशन बताना है। तो ईएमएफ की वजह से करंट इसमें फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आर। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में आर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर, किस चीज के लिए ओम्स लॉ ट्रू है। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें R क्या होता है, R होता है कांस्टेंट। ठीक है, यही ओम्स लॉ है। अब क्या लिखा है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो तब करती है जो जब उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर लो है तो रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है। लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। ठीक है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन करंट पासेस थ्रू देम, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों के लिए नहीं बना है ओम्स लॉ, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। डायोड्स के लिए भी नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए है जहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट कब होता है, जब लो टेम्परेचर हो या टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल है। क्या लिखा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन को छोड़ के। देखते हैं कौन सा। पहला, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज मेजर्ड इन सीमेंस, बिल्कुल करेक्ट है। जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तभी कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट का फ्लो बढ़ेगा। क्लियर, इनवर्सली पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट का फ्लो कम हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो करेक्ट है।
ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ज्यादा लो पे नहीं, ना ही बहुत ज्यादा हाई पे। लो चलेगा और कांस्टेंट चलेगा, वेरी लो और वेरी हाई नहीं चलेगा, ठीक है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स, अभी मैंने बताया नहीं। इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स, ओम्स लॉ एप्लीकेबल करता है क्या सेमीकंडक्टर्स में? बिल्कुल करता है। हाँ बिल्कुल करता है, नहीं करता है। अभी मैंने पिछले केस में क्या बताया कि सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके रेजिस्टेंस वेरिएबल होते हैं और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब यही है जिसपे एक्सेप्ट, ये ट्रू नहीं है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रो ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, बिल्कुल करेक्ट है। डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट है, ये नॉट एप्लीकेबल है। इसमें क्या बोला था? एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स नहीं, इनके रेजिस्टेंस वेरिएबल होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लिक्विड ओबे फुली द ओम्स लॉ, नहीं, फुली नहीं करता, है ना, फुली नहीं करता। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो बिल्कुल करेगा, और टेम्परेचर चेंज करोगे तो नहीं करेगा। तो लिक्विड ओबेस पार्शियली द ओम्स लॉ पार्शियली कर सकता है, फुली नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द शोन वी आई कर्व R1 बाय R2 विल बी, दोनों का रेशियो बोला है, तो ध्यान से देखो। V इज इक्वल टू होता है I इंटू में R, यही है ना, और V बाय I इज इक्वल टू क्या हो गया? R। मतलब V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या होगा? रेजिस्टेंस। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं हम? tan थीटा से, ठीक है। तो चलो ये पहला वाला है, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1045 डिग्री। ये पहला रेजिस्टेंस, वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस, ये पहला स्लोप है, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया? 1, 1045 डिग्री का वैल्यू 1। फिर R2 10 कितने डिग्री दे रखा है? 30, तो 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब दोनों का रेशियो कर देते हैं, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/1/√3। अब ये √3 कहां जाएगा? ऊपर, तो R1 बाय R2 का वैल्यू कितना आ गया? √3/1। तो ये हो गया आंसर, √3/1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या है? करेक्ट हो गया, ठीक है। V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? tan थीटा से। तो tan थीटा से वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है? वेरिएशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर as voltage applied across its ends varies as shown in the adjoining diagram, ठीक है। If the resistance R is determined at the point A, B, C and D, we will find that, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, V वर्सेस I का ग्राफ है, तो ये स्लोप किसका है? रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का दिख रहा है। अब आपको यह बताना है कि क्या सी और डी पॉइंट का रेजिस्टेंस बराबर है, क्या बी और ए पॉइंट का रेजिस्टेंस बराबर है, क्या सी पॉइंट का रेजिस्टेंस बी पॉइंट से ज्यादा है, या नन ऑफ दीज है। तो सिंपल सी कहानी है, ज्यादा पता करने के लिए थीटा पता करो, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूं, समझाता हूं कैसे। क्या करना है आपको, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा, ऐसे जा रहे थे, ऐसे गए, तो ये बन गया θ1। फिर यहां से ऐसे मुड़े और ये बना दिया, तो ये बन गया θ2 बी पॉइंट पे। थोड़ा और मुड़े, ये रहा θ3,
और थोड़ा कर्व और बेंड हो गया तो ये रहा θ4। थीटा हमें बताता है कि स्लोप डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा थीटा कहां, यहां पे। थीटा ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा है, तो θ1 सबसे ज्यादा है, तो θ मतलब सबसे ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद θB देखो, थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा बेंड हुआ, तो θB उससे कम हो गया। फिर θC वाला थीटा देखो और बेंड हो गया और कम हो गया, तो θC। और सबसे कम कौन सा हुआ, θD। जैसे जैसे आगे जा रहे हो थीटा बेंड होके कम होता जा रहा है। यहां मान लो 80 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री ऐसे हो रहा है, तो थीटा कम होता जा रहा है। और थीटा क्या बताता है, स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो स्लोप क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग है। सबसे ज्यादा थीटा पहले था, सबसे कम बाद में हो गया, तो रेजिस्टेंस ए सबसे ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस बी उससे कम, रेजिस्टेंस सी सब उससे कम, और रेजिस्टेंस डी का वैल्यू सबसे कम। ठीक है, थीटा बताता है कि स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, तो ए पॉइंट पे थीटा सबसे ज्यादा था, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा रहा होगा, और डी पॉइंट पे सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा ए पॉइंट पे। तो कोई रिलेशन मैच कर रहा है क्या, सी और डी एक दूसरे के बराबर नहीं है, बी और ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए पॉइंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सी का ग्रेटर है क्या बी से, नहीं, सी का कम है बी से। तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ए पॉइंट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहां पे देखें क्या है। फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट शोन बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू निगेटिव रेजिस्टेंस। VI का ग्राफ है, हमें बताना है कि अगर स्लोप VI का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो बताना है कि रेजिस्टेंस किस पोर्शन में निगेटिव है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करता है tan थीटा। अब हमने ये चीज तो पढ़ी है कि 0 से लेके 90 डिग्री में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे tan थीटा होता है पॉजिटिव, और 90 टू 180 डिग्री के बीच में tan थीटा क्या होता है, निगेटिव। तो यहां पे देखो वही चीज टेंजेंट ड्रॉ करने वाली कहानी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोर्शन है उसमें tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट, 90 से कम है, 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां तो हो गया पॉजिटिव। ए और बी पोर्शन में दिख रहा है ना, यहां से ड्रॉ करो देखो, तो क्या दिख रहा है, टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या पता चल रहा है कि 90 से कम है, ठीक है, तो पॉजिटिव। बी और सी के पोर्शन में ऐसे ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ये तो देख रहे हो 90 से कम है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब यहां पे भी पॉजिटिव है। सी और डी पे आ जाओ, तो टेंजेंट यहां से ऐसे ड्रॉ हो गया, तो अब देखो यहां से ऐसे ड्रॉ करो जरा ऐसे, अब देख रहे हो 90 से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, 90 से ज्यादा दिख रहा है, 90 से ज्यादा दिख रहा है, मतलब सी और डी पोर्शन में क्या हो गया, निगेटिव, है ना। यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो टेंजेंट सी और डी के बीच में, ये तो देख रहे हो, ये देखो 90 तो ये है, 90 से क्या दिख रहा है, ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब क्या है, निगेटिव है। और डी और ई के बीच में देख रहे हो 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो पॉजिटिव। तो मतलब सी और डी पोर्शन में अपना टेंजेंट मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव है, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है, tan थीटा निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव। VI का स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखें। A heater drawn a current of 5 ampere when it is connected to 110 वोल्ट। ठीक है, एक हीटर है जो कितनी करंट बना रहा है, 5 एम्पियर, जब वो कितने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, 110 वोल्ट के साथ। चलो नाउ व्हाट इज द करंट विल बी हीटर ड्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी करंट वो बना रहा है, कितनी करंट वो बना रहा है जब वो कितने पोटेंशियल से कनेक्ट है, 220 वोल्ट से।
तो अपने को सिंपल सा करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय आर। तो V तो दिया हुआ है, V तो दिया हुआ है ना 220 वोल्ट, R निकालना है। तो देखो हीटर तो वही है ना, पहले ये कनेक्ट था 110 वोल्ट के साथ, तो इतनी करंट दे रहा था। वही हीटर 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट हुआ तो कितनी करंट देगा, मतलब इक्विपमेंट वही है, इक्विपमेंट के अंदर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई। V कितना है 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 222 ओम आएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, डिवाइस चेंज नहीं और डिवाइस अभी भी वही है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा। तो मैंने यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया 22 ओम। अब करंट निकाली जा सकती है 220 डिवाइडेड बाय 22, डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में गया 10, तो 10 एंपियर हो गई करंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डिवाइस चेंज नहीं हुआ तो उसके अंदर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, पढ़े क्वेश्चन, खुद भी ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हैं, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिस में गलत होगा, गलत होने दो, अपन प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं अभी, जब गलतियां होंगी तभी तो पता चलेगा कहां गलती कर रहे हैं हम। चलो क्या लिखा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया इसने, ठीक है। while the potential difference across the two ends of component decreases to half, जो पोटेंशियल डिफरेंस V था उसको क्या कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया। मान लो कोई डिवाइस है, ठीक है, ठीक है, अब देखो एक मिनट, दो कंडीशन बना लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है, ठीक है। अब क्या किया गया, पहले एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है, ठीक है। अब क्या किया है, while the potential difference across the two ends of component decreases to half, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया इन्होंने V डैश को, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस V था, उसके बाद जब नई कंडीशन बनाई जा रही तो पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया गया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, करंट, नई करंट I डैश क्या होगी वो बताना है। तो देखो यहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, R इज इक्वल, R कांस्टेंट तो V I हो गया। अब देखो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाय R, यहां पे जब करंट I है तो पोटेंशियल V और रेजिस्टेंस R है, यहां पे भी रेजिस्टेंस R ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया गया, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, तो I डैश इज इक्वल टू V डैश बाय क्या होगा R। तो I डैश इज इक्वल टू V डैश का वैल्यू V बाय 2 इंटू में 1 बाय क्या हो जाएगा R, यही होगा ना, V डैश का वैल्यू V बाय 2 और ये 1 बाय R है तो 1 बाय R। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I डैश इज इक्वल टू V बाय R इंटू में 1 बाय 2, R को इधर भेज दिया, 2 को उधर कर दिया, तो V बाय R इंटू में 1 बाय 2। अब V बाय R किसके इक्वल, I के इक्वल, तो I डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, I बाय 2, I बाय 2, है ना। मतलब जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा उतना ही करंट भी डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I बाई V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। R कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना पोटेंशियल कम उतना ही करंट कम, पोटेंशियल आधी हुई थी तो करंट भी क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर